one of the youngest chief ministers. The only chief ministers of the BJP to serve a term this long. Our next guest on Unpolitics, Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. बहुत बहुत स्वागत है आपका। Stand by. 3, 2, 1, cue. अग्रेसिव लीडर का भाव था या जो स्कीमिंग के पॉलिटिकल माइंड था? छात्र राजनीति में तो हमेशा तेज तर्रार लोग ही होते हैं, तो उसी प्रकार का था। पुष्कर धामी जी के कोई गुरु रहे हैं बीजेपी में, वो कोश्यारी साहब रहे, भगत सिंह कोश्यारी, सही है? थोड़ा आयु में छोटा होना और अनुभव में भी कम होना, ये एक आपके लिए भी अच्छा रास्ता बना देता है। आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। पुष्कर धामी जी जो एनडी तिवारी मॉडल है उनको फॉलो करते हैं, ऑपोजिशन से भी बहुत अच्छे से बना के रखते हैं और अपने कैबिनेट से भी जोश और गर्मजोशी से कहते थे, आइए पुष्कर धामी, 4 धाम के बाद 5वें धाम। चार्ज ये लगता है कि पुष्कर धामी जी एक हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडा चलाना चाह रहे हैं उत्तराखंड में। जो लिव इन रिलेशनशिप पे, वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। सीएम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो ऑन पॉलिटिक्स में। यू आर वेलकम, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू विद अस। मेरा पहला सवाल सीएम साहब, जो हमारा शो का फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से हमारे गेस्ट अपने आप को हमारे दर्शकों से खुद इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप अपने आप को, पुष्कर धामी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, बहुत रिच इंट्रोडक्शंस आपको मिलती हैं, पर अगर आपको खुद इंट्रोड्यूस करना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बहुत सामान्य परिवार में, एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ और मेरा जन्म पिथौरागढ़ जनपद में हुआ। सीमांत क्षेत्र कनाली छिना एक क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर, और मैंने कुछ प्रारंभिक शिक्षा अपनी वहीं मेरी गांव में हुई। उसके बाद मैंने खटीमा ऊधम सिंह नगर में पढ़ाई करी, 12th तक की। कुछ पढ़ाई मेरी मध्य प्रदेश सागर में भी हुई। मेरे पिताजी फौज में थे तो उनके साथ मैंने वहाँ भी पढ़ा। सागर में यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ा, मैंने 10th तक की पढ़ाई करी वहाँ। और उच्च शिक्षा के लिए मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में गया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB और ये सब पढ़ाई वहाँ हुई मेरी। और मैं छात्र राजनीति में काम करना, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था मैं। और विद्यार्थी परिषद के साथ काम करते करते कुछ विद्यार्थी परिषद के जिम्मेदारियां, दायित्व, वो भी मुझे दायित्व के रूप में मैंने उनमें भी काम किया। उसके बाद उत्तराखंड बन गया तो मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने काम किया। फिर पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव में प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हुआ। पार्टी ने टिकट दिया वहाँ से, और मैं खटीमा से 2012 और 17 में वहाँ से लड़ा। अभी मैं चंपावत विधानसभा से विधायक हूँ। और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। और पहले कार्यकाल में मेरे पास लगभग 6 माह का समय था और विधानसभा का आम चुनाव होना था। हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में गए। और उत्तराखंड में पहले से एक मिथक था, एक परिपाटी थी कि हर बार चुनाव में वहाँ सरकार बदल जाती है। पहली बार ये मिथक टूटा राज्य बनने के बाद कि किसी राजनीतिक दल को दोबारा सत्ता में आने का उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया। और तब से मैं सेवा कर रहा हूँ, इस दायित्व पर काम कर रहा हूँ अभी। सीएम साहब, ये तो आपने सही कहा, आप द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम अगर मान लें बीजेपी के हैं। 25 साल में जो भी
क्योंकि यंग स्टेट है एक उत्तराखंड, और सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है उसकी पूरी हिस्ट्री में जो उत्तराखंड है। पर एक सैनिक परिवार से आते हैं, आपने कहा कभी फौज में जाने का मन नहीं किया, एबीवीपी से क्यों जुड़े? 15 साल के थे जब आरएसएस से जुड़ गए, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यूजुअली देखा जाता है, मैं खुद एक सैनिक परिवार से आती हूँ, कि आपकी हमेशा मानसिकता होती है कि मतलब फौज में जाना चाहिए, पर एबीवीपी में जाना, आरएसएस से जुड़ना, इसके पीछे क्या थिंकिंग थी? नहीं, मैं फौज में जाना चाहता था और मैंने उसके लिए तैयारी भी करी थी। आप? हाँ, मैं तैयारी तो भी स्विच करता कैसे था। हो गया कि? नहीं, मैं चूँकि परिवार में मैं इकलौता था, तो मेरी माँ ने और पिताजी ने उस समय मुझे कहा कि नहीं, तुम यहीं पर रह के जो है पढ़ाई करो आगे। और आपको अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे? अब उस समय चूँकि पारिवारिक ऐसी जिम्मेदारियां थी, तो उन्होंने कहा कि यहीं पर करिए। और तो मैं एक सेना में, सपना था मैं आपका सेना, सेना में हाँ, जाने मैं का? सेना में जाना सपना था और सेना में तो नहीं जा पाया, लेकिन एक सैनिक जैसा उसका भाव होता है, वो भाव मेरे अंदर भी भरा हुआ है। क्योंकि पिताजी के साथ मैं फौज में कई स्थानों पर उनके साथ गया, सैनिकों के बीच में रहा हूँ और सेना को नज़दीक से देखा है। मेरा बचपन उन्हीं के साथ बड़ा हुआ है, इसलिए जो अनुशासन होता है, समयबद्धता होती है, कोई अगर लक्ष्य जीवन में ले लिया तो उसको पूरा करना है, कमिटमेंट है, ये सब सेना के साथ बड़े होते हुए मुझे मेरे जीवन में भी आए। सीएम साहब, पर एबीवीपी में जाना, क्योंकि वो तो क्लियर एक पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस से जुड़ जाना, तो ये ऐसा उस समय कुछ नहीं था। देखिए, हम लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, छोटे थे, और जाते जाते विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू किया और करते करते एक्टिव थे। बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ते थे? हाँ, चुनाव प्रक्रिया में कैसा भाव था? अग्रेसिव लीडर का भाव था या जो स्कीमिंग के पॉलिटिकल माइंड था? छात्र राजनीति में तो हमेशा तेज तर्रार लोग ही होते हैं, तो उसी प्रकार का था। उसी प्रकार के थे आप। जी। आपकी माता जी का एक काफ़ी इमोशनल कमेंट आया था जब आप सीएम बने थे 21 में। उन्होंने कहा था कि आपके पिताजी को होना चाहिए था, बहुत खुश थी, पर वो कभी जहन में लगता है कि देखना चाहिए था पिताजी को? देखिए, चूँकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा अच्छा काम करे, अच्छा नाम करे, और चूँकि मेरे पिताजी भी चूँकि बचपन से उन्होंने हमें हमेशा कहीं रोका नहीं, हमेशा कहा कि अपने आप फैसला करो, आगे बढ़ो और जाओ। तो सच में वो होते तो माँ जी जैसा कह रही थी उनको बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो जहाँ भी होंगे वहीं से अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे, वहीं से उनको, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी संतोष होता होगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम साहब, क्या ये सही है? क्योंकि बहुत बार कहा जाता है कि अगर पुष्कर धामी जी के कोई गुरु रहे हैं बीजेपी में, वो कोश्यारी साहब रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी, सही है? जी बिल्कुल, उनके साथ रहकर हमने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। क्योंकि छात्र राजनीति के बाद जब मैं युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा में आया और राजनीतिक रूप से सक्रिय रूप से काम करने लगा, तो उनका मार्गदर्शन मिला और उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन भी किया, काफ़ी सारी चीज़ें। आप उनके कभी? जी, उनके साथ मैंने काम किया है, क्योंकि उनके काफ़ी बहुत बार बोलते हैं कि मैंने पुष्कर को देखा और मुझे लगा एक लीडर है, तो वो उन्हीं के स्टेटमेंट्स हैं। जी जी, जो इनिशियल ईयर्स जो आपके थे। बिल्कुल। तो वन ऑफ योर मेंटर्स मानते हो आप उन्हें? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी आप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी को देखते हैं, एम्यूलेट करना चाहते हैं, कोई लीडर्स हैं जो भाजपा में जो आपको लगता है इंस्पायर करते हैं आपको, कौन होंगे? देखिए, अभी तो चूँकि मैंने बचपन से लगभग 15 साल की आयु से छात्र राजनीति में, युवा राजनीति में, इन सब में काम करना शुरू किया। अनेक दायित्वों पर भी रहा मैं, जो संगठन की जिम्मेदारियां होती हैं। विधायक के रूप में भी काम किया, पार्टी संगठन में मैं पदाधिकारी भी रहा। ये जो 2021 में 4 जुलाई से मैंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जब से काम करना शुरू किया, तब से मुझे प्रधानमंत्री जी का ही मार्गदर्शन मिला और
उनके कारण से बहुत सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को उसका विकास कैसे हो, उसका व्यक्तित्व कैसे बढ़े, वो आधुनिक भारत के तो शिल्पी ही हैं, शिल्पी हैं। इतना उन्होंने नए नए निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, विकास चारों दिशाओं में। और जो समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधाएं करना, योजनाएं बनाना, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। मोदी जी को इंस्पिरेशन, मोदी जी को, हाँ बिल्कुल। और अगर मैं व्यक्तियों के विकास की बात करूं, उनके निर्माण की बात करूं, तो उसमें भी उनका जो प्रोत्साहन है, जो लोगों को एक मैं कहूं कि प्रेरित करना है, वो सच में उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सीएम साहब 2021 में जब आपका नाम आया, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आपको पता था कि आप सीएम बनने वाले हैं? नहीं, मुझे भी क्योंकि नहीं। हम तो जो सारे मीडिया में थे, हम तो सोच रहे थे कि कहाँ से नाम आ गया, क्योंकि बाद में तो ऑफ कोर्स क्योंकि आप एक बहुत यंग लीडर थे, अभी भी बहुत ही आई थिंक एक्चुअली यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, तो फिर नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। और सच में लेकिन बस एक में मन में ये भाव था कि अब पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मेरे हाईकमान ने, प्रधानमंत्री जी ने, तो मुझे इस जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से करना है। सीएम साहब, ये तो मैं आपको ज़रूर पूछूंगी, आपको पता कैसे लगा? बताया कैसे? पहले बताया, तभी पता चला जब नाम अनाउंस हो गया? नहीं, बिल्कुल पता नहीं लगा किसी को। तभी पता चला आपको? बिल्कुल तभी पता लगा। कोई ऑफिस से किसी बीएलआर का फ़ोन नहीं आया, कोई किसी के ने नहीं बताया कि आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। वो तो थोड़ी शॉक लगा जब नाम आया, किसी ने बताया नहीं, आपका नाम अनाउंस हो रहा है? मैं बहुत पीछे बैठा हुआ था और एकदम जी। से अचानक नाम अनाउंस हुआ। हमारे उस समय के कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, जी जी जी, वो हमारे यहाँ पर ऑब्जर्वर बन के आए थे। हमें जो हम सोच रहे थे, मैं थोड़ा सा आपकी बात काट रही हूँ, नहीं काटना चाहिए, पर हम जब ऑब्जर्व कर रहे थे ये, हमें लगा एक पर्ची आई थी, पर्ची में नाम आया था। ये मैंने नहीं देखा, लेकिन यह है कि मेरे को ऊपर से नाम जो है उन्होंने उस पर नाम लिया कि अब इनका जो है विधानमंडल दल के रूप में इनको वो किया जाता है करके। तो और मैं पीछे था, पीछे से आगे मंच पर बुला लिया मुझे बस। अब ये भी कहा जाता है सीएम साहब कि जो आपके कैबिनेट में लोग अभी भी हैं थोड़े, उस वक्त तो बहुत थे, कि बहुत सारे लोग वैसे थे जिन्होंने 2007 में आपको टिकट डिनाई किया था, अब आप सीएम बन के आए। अब मैं सही है गलत है ये आप बताएंगे? 2007 में आपको टिकट डिनाई किया गया था और बहुत सारे लोग उधर जो 2021 में आपके कैबिनेट में थे, नहीं, मतलब आप डिनाई कर सकते हैं, आप नो कमेंट्स बोल सकते हैं, पर नहीं, डिनाई करने जैसी कोई बात नहीं है। और मैं तो बहुत पार्टी का बहुत मेरे से अधिक अनुभव वाले, अधिक काम किए वाले लोग, मेरे को बड़ा सौभाग्य मिला कि मुझे अपने से बहुत वरिष्ठ लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। और उसके कारण से मैं सबके पास जाता भी था, बात भी करता रहा हूँ शुरू से एक। और अभी भी समय समय पर होली होती है, दिवाली होती है, कोई त्यौहार होता है, सभी वरिष्ठ लोगों के पास जाता हूँ। और मंत्रिमंडल में भी आज भी हमारे बहुत वरिष्ठ लोग हैं। और थोड़ा आयु में छोटा होना और अनुभव में भी कम होना, ये एक आपके लिए भी अच्छा रास्ता बना देता है। आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी से भी आप, और जब किसी से सलाह मांगी जाती है तो मैं समझता हूँ कि सलाह हर कोई अच्छी देता है। कहा यह भी जाता है कि पुष्कर धामी जी जो एनडी तिवारी मॉडल है उनको फॉलो करते हैं, ऑपोजिशन से भी बहुत अच्छे से बना के रखते हैं और अपने कैबिनेट से भी। जी बिल्कुल, हमने देखिए तिवारी जी के समय में भी काम किया। और मैं, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो मैं बीजेपी यूथ का स्टेट प्रेसिडेंट था उस समय जी। और मैं उनसे मिलने जाता था तो बड़े प्रेम से मिलते थे और बल्कि ज़ोर से, बड़ा मैंने बहुत ज़्यादा जोश और गर्मजोशी से कहते थे, आइए पुष्कर धामी, 4 धाम के बाद 5वें धाम। तो और उन्होंने, और अटल जी के समय में राज्य के विकास को काफ़ी गति मिली। और वो कहते भी थे कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। और हम लोग उसी लोकसभा क्षेत्र में भी जो कि बड़े हुए, जहाँ नरेंद्र दत्त तिवारी जी कभी सांसद भी हुआ करते थे। ये मॉनसून
बहुत उत्तराखंड के लिए बहुत आपदाजनक रहा है, बहुत लॉस हुआ है लाइव्स को। और एक अभी एक ऐसा वक्त है धामी साहब के बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए हमको सब कुछ बदलना पड़ेगा। जैसे हम हिल्स में कंस्ट्रक्शन हो गई, डेवलपमेंट हो गई, हमें सब कुछ एक नए नज़रिए से देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ रहेगा नहीं। और हमने आई थिंक जो लास्ट आपदा हुई धराली में, हमने उसका एक नज़ारा देखा उस वक्त। तो क्या आप एक कंसर्टेड चेंज लाना चाह रहे हैं, कुछ बदलेगा, या हर मॉनसून हम वही चीज़ देखेंगे? हमने देखिए जो उत्तराखंड का विकास का मॉडल बनाया है, या जिस मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का बैलेंस रहे, उसी आधार पर काम कर रहे हैं। और जो ये आपदा आई है, बादल फटे हैं, भूस्खलन हुआ है, अत्यधिक बारिश हुई है, और ये एकदम से जो हिमालय क्षेत्र है उसमें ज़्यादा हुआ है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या और राज्य हों। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए जो बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ जहाँ आपदा आई है, अगर मैं आपको नाम गिनाऊँ, धराली से आपदा 5 अगस्त से हमारी यहाँ पर शुरू हुई। उत्तरकाशी जनपद का धराली है, स्याना चट्टी में एकदम से मलबा आ जाता है यमुना जी में, और 25 फीट की जो है झील बन जाती है। चमोली जनपद में थराली है, चेपड़ो है, एक जगह नंदानगर के पास कुंतरी है, धर्मा है, और रुद्रप्रयाग में हमारा छेनागाड़ है, पौड़ी जनपद में सैंजी गांव है जी, और बागेश्वर में पौसारी गांव है। इन गांव में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। और अगर हम तो इसमें जो इस प्रकार के जो मौसम है, पर्यावरण है, इस पर काम करने वाले जो संस्थान हैं, उन संस्थानों से, पाडिया इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पर, यूकॉस्ट है हमारा उत्तराखंड का, उन सभी को हमने कहा है कि वे इसकी एक रिसर्च करिए कि आखिर क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी करिए। मौसम विभाग का भी जो है हम इसमें सहयोग ले रहे हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको एड्रेस करना है हमें। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। और मैं तो इसके लिए, देखिए हमारे यहाँ तो कोई ऐसा निर्माण हुआ नहीं है इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी ये बादल फटे हैं या आपदा आई है। इसके लिए मैं तो उनको दोषी मानता हूँ जहाँ पर अत्यधिक निर्माण कार्य हुआ है, जिन्होंने दुनिया के तापमान को बढ़ाया है, और उसका वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्च करेंगे, जो शोध करेंगे, उसके बाद जो परिणाम आएंगे। और धामी साहब, जैसे बांध, डैम्स, वो उत्तराखंड में काफ़ी बार उठाए गए हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आपकी खुद की जो लीडर हैं उमा भारती ने बहुत बार कैंपेन किया है कि नदी का एक वो होता है और उसको चलना चाहिए, अगर आप बांध देंगे नदी को तो ऐसे आपदा आती रहेंगी। नहीं, देखिए उत्तराखंड में कोई ऐसा अलग से काम नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा। और जो भी काम हुए हैं वो पूरे तरह से शोधों के आधार पर, पहले उसका जो भौतिक रूप से उसकी चीज़ों को चेक कर लिया गया है, तभी निर्माण कार्य आगे बढ़े हैं। और निर्माण कार्य होने भी बहुत ज़रूरी हैं। सड़कें नहीं बनेंगी तो कैसे काम चलेगा, कुछ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो पहाड़ों में लोग क्या करेंगे। इसलिए हमको इकोलॉजी का भी ध्यान रखना है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, और ये विकास के काम भी आगे बढ़ें। तो कोई कंसर्टेड प्लान है अभी जो आप कर रहे हैं? नहीं, हम उसी मॉडल पर काम कर रहे हैं कि जहाँ पर एक जो बेयरिंग कैपेसिटी है उसको भी हम लोग उसका मेजरमेंट भी कर रहे हैं कि कहीं बेयरिंग कैपेसिटी अगर बहुत हो गई है तो वहाँ पर निर्माण कार्य न हो। तो ये आप चेंज करेंगे? ये चेंज हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। एक चार्ज उत्तराखंड सरकार पे लगाया जाता है कि जब कांग्रेस ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पंचायत इलेक्शन आपने हथिया लिए, और उस वक्त ये 3 बिल पास कराए गए आपके विधानसभा में, और उनमें से एक जो यूसीसी आपने बोला, फिर दूसरा एंटी कन्वर्जन, तो पहले लागू हो गया था। अच्छा, तो फिर उसका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तब बढ़ाई थी आपने, और फिर ये उनसे सबसे कंटेंशियस कहा जाता है जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिनकी आप बात कर रहे हैं।
तो इसको पूरा देखते हुए चार्ज ये लगता है कि पुष्कर धामी जी एक हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडा चलाना चाह रहे हैं उत्तराखंड में। अब देखिए, देवभूमि है उत्तराखंड, और पूरे देश और दुनिया के लोग देवभूमि के स्वरूप को आस्था और श्रद्धा के रूप में देखते हैं। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है। यूसीसी हमारा उत्तराखंड की जनता का दिया हुआ मैंडेट था, और भारत की संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसी प्रावधान के अनुरूप हमने उत्तराखंड की जनता के सामने अपना वचन रखा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है यूसीसी लागू करेंगे। हमने वो वचन निभाया। उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया। पहली बार सरकार दोबारा किसी पार्टी की, किसी भी राजनीतिक दल को दोबारा सरकार में आने का मौका दिया। मदरसा बोर्ड हमने समाप्त करने का निर्णय लिया है, और ये जो बिल है, ये बिल हम लेकर आए और हमने कहा कि विधानसभा में आप चर्चा करिए। कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग गई, और हमने इस मानसून के समय में ये सत्र हमने हमारी जो ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल है वहाँ पर इस बार विधानसभा का सत्र आहूत किया गया था, और उन्होंने चर्चा में भाग ही नहीं लिया। तो बिल तो पास होना ही था, क्योंकि बिल आया था, और बिल पर चर्चा होती और ज़्यादा चर्चा होती है, और बात रखते, वो भी अपनी बात रखते, तो मिलजुल कर हम देवभूमि के लिए काम करते। पर धामी साहब, जो कहा जा रहा है, जो आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो बिल आपने पास किया, उसमें जो बहुत लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो पार्ट क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि चलिए सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, जो इनके चलाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं वो माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय करेंगे, पर अगर कोई मदरसा हो उसको इनरोल करना पड़ेगा माइनॉरिटी स्टेटस में। तो ये भेदभाव क्यों? नहीं, भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि माइनॉरिटी का जो एंजॉय जैसी बात जो आपने करी है, उसका सभी को लाभ मिलना चाहिए। सिख भी, जैन भी, बौद्ध भी, पारसी भी, ईसाई भी, सभी जो है माइनॉरिटी में आते हैं। उनको क्यों नहीं, मुस्लिम भी आते हैं, उनको भी मिलना चाहिए। मिल ही रहा है, उनको तो मिल रहा है, उनके साथ साथ इनको भी मिलना चाहिए। और जो मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड में हमने कहा कि जो हमारे राज्य का शिक्षा बोर्ड है उसका सिलेबस पढ़ाया जाना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ाया जाएगा तो अब कौन सी शिक्षा पढ़ाई जा रही है? कई बार जो है उन मदरसों में पढ़ने वाले लोग संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। कुछ बांग्लादेश से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, कोई अपनी पहचान छुपा के वहाँ पर आए हैं, शिक्षा के नाम पर काम कुछ और कर रहे हैं। तो इसलिए देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। देवभूमि राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सीमाओं पर, देश की सेना में आज हर 5वां सैनिक उत्तराखंड का है। देवभूमि के लोग हर घर से, हर परिवार से एक सेना में है। तो इसलिए उसमें क्या बुराई है कि अगर शिक्षा बोर्ड का जो एक निर्धारित पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाना चाहिए, यही उसमें तय किया है। जो नहीं पढ़ाएगा उसको बंद कर दिया जाएगा। दूसरा चार्ज धामी साहब इसी में आप पे लगता है कि आपने 500 से 600 मदरसा आपने जो इलीगल, जो आप कह रहे हैं, आपने गिरा दिए। अब चार्ज ये है कि देखिए 2000 से ऊपर तक इतने मंदिर हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस के जो रिलीजियस साइट्स हैं वो चलती रहेंगी, पर आप सिर्फ मदरसा गिराएंगे। तो सवाल इसमें उठता है कि क्या उत्तराखंड जो 14% मुसलमान हैं उनके लिए नहीं है, या सिर्फ जो 80 to 82% हिंदू हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है? नहीं, देखिए, ये कोई देखकर किसी को कि ये इस वर्ग का है, उस वर्ग का है, ये हमारे राज्य में नहीं है। हमारे राज्य में तो सब लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत आपस में मेलजोल है लोगों का। जो अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, वो हटाया गया है। और वो भी जो व्यवस्था है भारत के संविधान के अनुरूप, जो लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने स्वयं भी हटाए कई जगह पर। अगर कोई सरकारी ज़मीन पर इंक्रोचमेंट है तो क्या उसको सही माना जाएगा? गलत माना जाएगा। पर धामी साहब, लव जिहाद, अभी नक्कल जिहाद भी आपने टर्म यूज़ किया है, थूक जिहाद, जब ये सारी टर्मिनोलॉजी आ जाती हैं तो कहते हैं ये कम्युनली विशिएटेड हो जाता है,
एटमॉस्फेयर? देखिए, ऐसा है कि लैंड जिहाद मैंने इसलिए कहा कि बड़ी संख्या में कहीं हरी चादर, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर ऐसे डाल दी और ज़मीनों पर कब्जा हो गया, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। खाने में थूक दिया गया, उसके वीडियो वायरल हो गए। देवभूमि में इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। देवभूमि को लोग साफ स्वच्छ देखते हैं, आस्था श्रद्धा के रूप में देखते हैं, पवित्र स्थान है इसलिए लोग दर्शन करने आते हैं। वहाँ भी अपवित्र हो जाएगा, वहाँ भी इस प्रकार का खाना दूषित कर दिया जाएगा, अन्य चीज़ें खराब कर दी जाएंगी, तो ये कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वहीं नकल की बात, नकल में जो आप लोगों ने भी सुना होगा कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, बड़ा आंदोलन हो गया, आपके यहाँ तो चला भी था जी, पर जिहाद नहीं चला था। जिहाद कैसे हो गया? नहीं, मैं वही बताने जा रहा हूँ जी। देखिए, कोई व्यक्ति अगर पेपर में बैठ रहा है तो इसलिए बैठेगा कि मेरे को सिलेक्शन होना है जी, मेरे को नौकरी में जाना है, इसलिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ये मानसिकता लेकर आया है कि केवल ये प्रक्रिया को दूषित करना है, और पेपर 11 बजे शुरू होता है और 11:35 पर उसके कुछ पेज, कुछ क्वेश्चन फोटो खींच के मोबाइल से किसी तरह से छिपा के कहीं से बाहर भेज दिए जाते हैं। बाहर से अपनी बहन को भेजता है, अपनी बहन किसी और को भेजती है, उसके पास से किसी और के पास जाता है। तो पेपर लीक नहीं कहेंगे, ये नकल का मामला है, नकल के लिए। और ये इसलिए किया गया। समुदाय थोड़ा ना करता है सीएम साहब, ये मैं समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। जब जहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है, केवल इसलिए हो रहा है कि सरकार को बदनाम करना है, व्यवस्था को बदनाम करना है, इसलिए हमने ये नकल जिहाद और जो है ये बिल्कुल एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक ऐसी मानसिकता के साथ कि चीज़ों को खराब करना है। तो आप किसी समुदाय से नहीं जोड़ रहे हैं? किसी समुदाय की बात ही नहीं है। एक चीज़ सीएम साहब जो हरिद्वार में भी हुआ कि ऐसे संसद हो जाते हैं, धर्म संसद, और उनमें चीज़ें बोली जाती हैं और उसके बिना पर बहुत टेंशन हो जाता है, सांप्रदायिक तनाव हो जाता है, सही है? देखिए, इधर कोई ऐसी बात नहीं आई है। शुरुआत के दिनों में ऐसी बातें आई थी, उसका माननीय न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था। जी। आपका 1 साल बचा है और सीएम साहब चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में। क्या विजन है पुष्कर धामी जी का आगे कि जो हैट्रिक हो जाए बीजेपी की? कोई मतलब क्या पाथ है? देखिए, अभी तक जितने भी चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, सारे चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। चाहे लोकसभा के चुनाव हों, अभी अभी हुए लोकसभा के चुनाव हों, उससे पहले विधानसभा का चुनाव हो, या अभी राज्य में हमारे नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के चुनाव हों, और या उपचुनाव हों, बाई इलेक्शन हों, या अभी हाल ही में संपन्न हुए हमारे पंचायतों के चुनाव हों, सभी चुनाव में भाजपा को जिताया है। और हमने भी प्राणों प्रण से, हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव उत्तराखंड से है, सभी जानते हैं, और समय समय पर उत्तराखंड आते हैं। अभी आपदा के समय में भी वो बीच में आए थे, और हम पूरे प्राणों प्रण से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने। प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के स्थल से कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके मुंह से शब्द निकले थे। हर एक उत्तराखंडवासी इससे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित है। उनके, हम सब के अंदर ऊर्जा का संचार उन्होंने किया है। तो मिलकर हम सब लोग उत्तराखंड की जो विकास की यात्रा है, अनवरत रूप से उत्तराखंड के लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। धामी साहब अपनी छाप कैसे छोड़ना चाहेंगे? कहते हैं कि अपने आप को बहुत यंग नेता हैं, मॉडल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, जैसे एक हिंदू हृदय सम्राट हो, यूसीसी ले लीजिए, जो लिव इन रिलेशनशिप पे, वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए, वो हमने लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति में लिव इन का कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई बार इस पर निर्णय दिए गए हैं। और बहुत बार जो बच्चे जो आपस में लिव इन में रहते हैं,
उस समय उनके संबंध अच्छे होते हैं, आपस में रिलेशनशिप अच्छी होती है, लेकिन कई बार वो संबंध खराब हो जाते हैं और ख़राब होने के बाद आपस में झगड़ा होता है, मारपीट होती है और हिंसक घटनाएं, मर्डर तक हुए हैं। तो ऐसे समय में उनके माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए रोने के सिवा कुछ नहीं होता है। और लिव इन में रहने वाले लोगों के लिए हमने केवल इतना भर किया कि उनकी जानकारी उनके माता पिता को हो या संबंधित जिस स्थान पर वो रहते हैं जानकारी हो, जिससे कि दोनों की सुरक्षा के लिए भी, उनके जीवन को बचाने के लिए भी हमने जो भी ये प्रावधान किया है केवल उनकी सुरक्षा के लिए किया है। तो आप प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, पर डेमोक्रेसी है, आप नहीं मानते लिव इन रिलेशनशिप में, पर क्योंकि डेमोक्रेसी है उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, आपका ये है? जी बिल्कुल, ये तर्क है। आखिरी सवाल सीएम साहब, 1 साल बचा है, उत्तराखंड पुष्कर धामी को कैसे याद करें, क्योंकि आपके 2 टर्म हो जाएंगे एज सीएम? देखिए, उत्तराखंड की जनता के एक सेवक के रूप में हमने कोशिश की है कि हमारे केंद्र की भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार का भी पूरा का पूरा राज्य को सहयोग मिले, राज्य की पूरी मशीनरी काम करे और हर समय पर कोई भी आपदा आई हो, कोई संकट आया हो, कोई परेशानी आई हो, हम उत्तराखंड की जनता के साथ खड़े रहें। विकास का मॉडल हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया है और उसी का परिणाम है कि आज राज्य के अंदर चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे हमारी हवाई सेवाएं हों, स्वास्थ्य सेवाएं हों, हमारे पर्वतमाला योजना के अंतर्गत जो हमारी रोपवे परियोजनाएं हों, आगे बढ़ी हैं, हमारा पर्यटन तेजी से आगे बढ़ा है, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारा काम आगे बढ़ा है। आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव? देखिए, हमारी पार्टी बहुत सोच समझकर सब निर्णय करती है और पार्टी का मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने बारे में कैसे कह सकता हूँ कि मैं ये करूँगा। बहुत शुक्रिया धामी साहब, आप हमसे जुड़े, थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला, आपने हमारे सारे सवाल लिए। बहुत कम पॉलिटिकल लीडर्स, सीएम तो छोड़िए, बहुत कम पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो सारे सवाल लेते हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर एंड अ प्लेजर।